क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में सोच सकती हैं जहां सरकार खुद एक नोटिस बोर्ड लगाकर कहती हो कि सूरज ढलने के बाद यहाँ आना मना है? सुनने में अजीब लगता है, मतलब सरकार क्यों रोकेगी? बिल्कुल, पर ये मजाक नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI ने भानगढ़ किले के बाहर साफ साफ लिख रखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ अंदर जाना सख्त मना है। वाह, ये तो कहानी को शुरू होने से पहले ही दिलचस्प बना देता है ना? जरा सोचिए, राजस्थान के अलवर जिले में ये किला दिन के उजाले में तो पर्यटकों से भरा रहता है, लोग आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन जैसे जैसे सूरज डूबता है वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पसरने लगता है। एक ऐसा सन्नाटा जिसके पीछे ढेरों कहानियां छिपी हैं। तो आज हम इसी पहेली की तह तक जाएंगे। हमारे पास भानगढ़ से जुड़ा एक सोर्स है जो इसकी कहानियों, उन श्रापों और आज के दौर के अनुभवों को सामने रखता है, जिनकी वजह से इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन खंडर हो चुकी दीवारों के पीछे का सच क्या है। बिल्कुल, और आज हमारी कोशिश सिर्फ भूत प्रेत की सुनी सुनाई बातों को दोहराना नहीं होगी। हम सोर्स के आधार पर उन दो बड़ी कहानियों की गहराई में उतरेंगे जिन्हें भानगढ़ की तबाही का मतलब कारण माना जाता है। हम इतिहास, लोक कथा और आज के अनुभवों को जोड़कर देखेंगे कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो आज भी लोगों को डराता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोर्स के मुताबिक ये बात है 17वीं सदी की। राजा माधो सिंह ने भानगढ़ शहर बसाया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जिस जमीन पर किला बन रहा था वहाँ पहले से एक तपस्वी रहते थे, बाबा बलूनाथ। हाँ, बाबा बलूनाथ। अब एक राजा के लिए जमीन हासिल करना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बाबा बलूनाथ ने इजाजत देने के साथ एक शर्त रख दी। और ये शर्त ही अपने आप में कितनी दिलचस्प है। ये कोई पैसों या जमीन का सौदा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का कह सकते हैं आध्यात्मिक समझौता था। बाबा बलूनाथ ने कहा, राजा तुम किला बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रहे तुम्हारे किले की परछाई कभी भी मेरे आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। सोचिए, सिर्फ परछाई, और उन्होंने चेतावनी भी दी, जिस दिन ऐसा हुआ तुम्हारा ये शहर तबाह हो जाएगा। और पीढ़ियों तक राजाओं ने इस बात का मान रखा भी। हाँ, कई सालों तक किले की बनावट ऐसी रखी गई कि उसकी छाया तपस्वी के आश्रम तक न पहुंचे। और यहीं पर कहानी का असल मतलब छिपा है। ये सिर्फ एक तपस्वी के सम्मान की बात नहीं थी। उस दौर की सोच को देखिए। यहाँ श्राप भौतिक रूप से काम करता है, मतलब परछाई का पड़ना। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि तब प्रकृति के नियम और आध्यात्मिक नियम एक ही माने जाते थे। परछाई एक भौतिक चीज है और उसका एक आध्यात्मिक स्थान पर पड़ना एक तरह से ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ना था। और जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, किसी ने नियम तोड़ दिया। बिल्कुल। सोर्स बताता है कि माधो सिंह के एक वंशज शायद अपनी शान दिखाने के लिए, या कह सकते हैं अपनी महत्वाकांक्षा में, इस शर्त को भूल गए। उन्होंने किले में और मंजिलें बनवानी शुरू कर दी, उसे और ऊंचा कर दिया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। हाँ, एक दिन किले की परछाई सीधी तपस्वी के आश्रम पर जा पड़ी। और कहते हैं कि तपस्वी के श्राप ने तुरंत असर दिखाया। पूरा का पूरा शहर तहस नहस हो गया। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक राजा का अहंकार या एक छोटी सी भूल पूरे समुदाय के विनाश का कारण बन सकती है। हाँ, ये लोक कथाओं का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जहाँ इंसान को हमेशा प्रकृति और आध्यात्मिकता के आगे सिर झुकाने की सीख दी जाती है। तो एक श्राप तो था ये, हाँ, ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ने का। लेकिन जो दूसरी कहानी सोर्स में मिलती है वो शायद इससे भी कहीं ज्यादा मशहूर है और नाटकीय भी। हाँ, ये कहानी भानगढ़ के रहस्य को एक मानवीय चेहरा देती है। मतलब ये किसी नियम को तोड़ने की नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं के टकराव की कहानी है। अच्छा, ये कहानी है भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती की। सोर्स में लिखा है कि वो बेहद खूबसूरत थीं। उनकी सुंदरता और समझदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। और उसी राज्य में एक तांत्रिक भी रहता था, सिंघिया। हाँ, सिंघिया। वो काले जादू में माहिर था, लेकिन मन ही मन राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा मोहब्बत करता था और उन्हें किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। उसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपने हुनर का गलत इस्तेमाल करने की सोची। उसने राजकुमारी को अपने वश में करने का एक तरीका निकाला। बिल्कुल। एक दिन राजकुमारी की एक दासी बाजार में उनके लिए इत्र खरीदने गई। तांत्रिक को ये मौका मिल गया।
और उसने चुपके से उस इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। हाँ, उसका प्लान था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाएंगी, वो सम्मोहित होकर खुद उसकी तरफ खींची चली आएंगी। और ये भी देखिए कि उसने जरिया क्या चुना। इत्र, एक ऐसी चीज जो खुशबू और आकर्षण से जुड़ी है। सही बात है। काले जादू में अक्सर ऐसी प्रतीकात्मक चीजों का इस्तेमाल होता है जो कहानी को और ज्यादा विश्वसनीय बना देता है। लेकिन राजकुमारी रत्नावती सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो बहुत होशियार भी थी। हाँ, ये बात तो है। सोर्स के मुताबिक उन्होंने इत्र की शीशी हाथ में लेते ही पहचान लिया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। उन्हें तांत्रिक की चाल समझते ज्यादा देर ना लगी और गुस्से में आकर उन्होंने वो शीशी पास ही एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। और यही कहानी का वो क्लाइमैक्स आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, जैसे ही शीशी पत्थर से टकराई, जादू का असर उल्टा हो गया। वो अभिमंत्रित इत्र पत्थर पर फैल गया और वो विशाल पत्थर खुद तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा। बाप रे! सिंघिया कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो पत्थर उसके ऊपर आ गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हाँ, एक तरह से उसका अपना ही जादू उसी पर भारी पड़ गया। बिल्कुल, लेकिन मरने से पहले अपनी आखिरी सांसों में उसने भानगढ़ को श्राप दिया। सोर्स में उसके आखिरी शब्द लिखे हैं, जिस तरह मैं तड़प कर मर रहा हूँ, उसी तरह इस शहर के लोग भी मरेंगे। ये पूरा नगर बर्बाद हो जाएगा और यहाँ कभी कोई दोबारा बस नहीं पाएगा। अब देखिए, पहले श्राप और इसमें कितना फर्क है। बहुत ज्यादा। पहला श्राप एक तरह का कॉस्मिक जस्टिस था, एक नियम तोड़ने की सजा। लेकिन ये तो सीधे सीधे एक इंसान के दिल से निकली नफरत और बदले की आग है। शायद इसीलिए ये कहानी लोगों को ज्यादा छूती है ना। हाँ, क्योंकि इसमें भावनाएं हैं, प्यार, जुनून, धोखा, बदला। और शायद इसीलिए लोग आज भी वहाँ अजीब अजीब अनुभव होने का दावा करते हैं, जैसे हवा में इत्र की महक आना। सही पकड़ी। ये कहानी उन अलौकिक अनुभवों को एक नाम, एक चेहरा दे देती है। जब कोई कहता है कि उसे औरतों के हंसने या रोने की आवाज आई, तो लोग उसे सीधा राजकुमारी रत्नावती और उनकी दासियों से जोड़ देते हैं। ये कहानी उस जगह के डर को और भी व्यक्तिगत बना देती है और उस श्राप का असर भी कमाल का हुआ। सोर्स में बताया गया है कि तांत्रिक की मौत के कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। अच्छा। हाँ, उस लड़ाई में भानगढ़ पूरी तरह तबाह हो गया। राजकुमारी समेत हजारों लोग मारे गए और एक हंसता खेलता शहर हमेशा के लिए वीरान हो गया। तो एक तरफ दो श्रापों की कहानियां हैं और दूसरी तरफ एक ऐतिहासिक घटना यानी युद्ध। हाँ, लोक कथाओं में अक्सर ऐसा होता है, किसी बुरी घटना को समझाने के लिए उसे किसी अलौकिक कारण से जोड़ दिया जाता है। हो सकता है कि युद्ध तो वैसे भी होता, लेकिन तांत्रिक के श्राप ने उसे एक कहानी दे दी, एक क्यों का जवाब दे दिया। अब आते हैं आज के दौर में। सोर्स में उन लोगों के अनुभव दर्ज हैं जो वहां गए हैं, और वो बातें बड़ी अजीब हैं। जैसे कि कई लोगों ने दावा किया है कि शाम ढलने के बाद उन्हें वहां औरतों के हंसने या पायल की छनक सुनाई देती है। कभी कभी अचानक हवा में इत्र की खुशबू घुल जाती है, जबकि आसपास कोई नहीं होता। ये सुनने में बहुत डरावना लगता है। और तो और, सोर्स में एक स्थानीय गाइड का बयान है जो रोंगटे खड़े कर देता है। वो कहता है, लोग शर्त लगाकर या बहादुरी दिखाने के लिए रात में अंदर घुस जाते हैं, पर कई बार सुबह तक वापस नहीं आते। सच में? हाँ, कुछ लोगों ने तो मदद के लिए चीखे सुनने का भी दावा किया है, लेकिन जब आवाज की तरफ जाकर देखा जाता है तो वहाँ कोई नहीं मिलता। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। क्या ये सच में कोई अलौकिक शक्ति है या ये हमारे दिमाग की शक्ति है? मतलब मनोविज्ञान में एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, जहां यकीन करने पर नकली दवा भी असर कर जाती है। ये उसका उल्टा हो सकता है, नोसिबो इफेक्ट। जब आपको यकीन दिला दिया जाए कि एक जगह डरावनी है, तो आपका दिमाग उन आवाजों और एहसासों को खुद ही पैदा करने लगता है जिन्हें वो सुनने की उम्मीद कर रहा है। सही कहा। मतलब डर खुद एक भूत बन जाता है जो पीढ़ियों तक उस जगह पर कब्जा कर लेता है। और सोर्स में गांव वालों की जो बात लिखी है वो इसी को और पक्का करती है कि वो लोग सूरज ढलने के बाद किले की तरफ देखते तक नहीं। हाँ। कुछ तो ये भी कहते हैं कि वहाँ की हवा में जान नहीं लगती। ये दिखाता है कि ये डर सिर्फ पर्यटकों का रोमांच नहीं, बल्कि वहाँ के समुदाय की जिंदगी का हिस्सा है। और जब एक पूरा समुदाय किसी बात पर यकीन करने लगता है तो वो उस जगह के माहौल का सच बन जाता है। तो क्या इसका कोई वैज्ञानिक जवाब है? सोर्स में इस पहलू को भी टटोला गया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन आवाजों का एक तार्किक कारण हो सकता है। अच्छा। हाँ, भानगढ़ के खंडरों की बनावट ऐसी है कि जब हवा संकरी गलियों और टूटी दीवारों से गुजरती है तो एक तरह की गूंज पैदा होती है, जिसे ईरी साउंड कहते हैं।
ये आवाजें फुसफुसाने या किसी के चलने जैसी लग सकती हैं। हाँ, और ये विज्ञान वाली बात बिल्कुल सही हो सकती है। भौतिकी के नियम तो हर जगह काम करते हैं। हवा और ध्वनि का ये खेल कई पुरानी जगहों पर महसूस किया जा सकता है, लेकिन जो चीज भानगढ़ को रहस्यमयी बनाती है वो ये है कि विज्ञान सब कुछ नहीं समझा पाता। जैसे कि वो एहसास। बिल्कुल। विज्ञान उस एहसास को नहीं समझा सकता। सोर्स में उन लोगों का भी जिक्र है जो कहते हैं कि उन्हें वहां सिर्फ डर नहीं लगा, बल्कि किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। विज्ञान उस डर को नहीं तौल सकता जो पीढ़ियों से गांव वालों के मन में बैठा है। तो एक तरफ तर्क है और दूसरी तरफ व्यक्तिगत अनुभव। हाँ, और भानगढ़ की कहानी इन्हीं दोनों के बीच झूलती रहती है। और मुझे यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है कि ASI जो एक सरकारी वैज्ञानिक संस्था है, वो खुद इस रहस्य को एक तरह से बढ़ावा दे रही है। हाँ, उनका वो बोर्ड अंदर मत जाओ कहने से ज्यादा यहाँ कुछ तो गड़बड़ है का इशारा करता है। वो लोगों को डराता नहीं बल्कि और ज्यादा उत्सुक बना देता है। बिल्कुल सही। वो बोर्ड चाहे सुरक्षा के लिए लगाया गया हो कि कोई रात में खंडरों में गिरकर घायल ना हो जाए, लेकिन अनजाने में वो भानगढ़ की रहस्यमयी कहानी को जिंदा रखता है। एक आधिकारिक मोहर लगा देता है कि हाँ, अंधेरा होने के बाद यहाँ कुछ तो है। सही कहा। ये लोगों की कल्पना को उड़ान भरने के लिए एक खुला आसमान दे देता है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? इस सारी बातचीत का मतलब क्या निकालें? भानगढ़ सिर्फ पत्थर और खंडर नहीं है। ये इतिहास, लोक कथा और हमारे अपने डर का एक जीता जागता संगम है। यहाँ एक तपस्वी के वजन का वजन है, एक तांत्रिक के जुनून की आग है, एक राजकुमारी की अधूरी कहानी है, और कुछ ऐसे अनुभव हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। भानगढ़ की कहानियां, चाहे वो सच हो या नहीं, उस जगह की याद को जिंदा रखती हैं। वो हमें एक ऐसे दौर में ले जाती हैं जहां विश्वास और अंधविश्वास, जादू और हकीकत सब एक साथ मौजूद थे। ये जगह हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य शायद सुलझाने के लिए नहीं होते, बल्कि सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। और यही एक आखिरी सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहते हैं। सोर्स में आत्माओं के भटकने की बात है। जरा सोचिए, अगर भानगढ़ की वो दीवारें बोल सकती तो वो किसकी कहानी सुनाती? एक तांत्रिक के नफरत भरे श्राप की, या एक खूबसूरत जिंदा दिल रियासत के खो जाने के गहरे गम की? शायद असली राज भूतों का नहीं, बल्कि इस बात का है कि कैसे एक पूरा हंसता खेलता शहर वक्त के अंधेरे में हमेशा के लिए गुम हो गया। Welcome to the Darkverse. Subscribe for more dark stories. The darkness awaits.